हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए डांगुआ की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हैं जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी हमारे हीरो शिन्मू की है, जिसका जन्म मॉर्टल बॉडी के साथ होता है और जन्म होने के बाद उसके पेरेंट्स उससे किसी कारणवश छोड़ देते हैं, जिसके बाद उससे 9 डीमंस अडॉप्ट कर लेते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि वो 9 डीमंस डिसेबल होते हैं। और अब इस कहानी में आगे हमें यही देखने को मिलेगा कि किस तरह से शिन्मू कितने सारे कठिनाइयों को पार करने के बाद हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बनता है और आगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उससे कितने सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें डाशु कॉन्टिनेंट के बाहर वाले योंगजियांग रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हमें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि उस बच्चे को कोई अपने साथ उस रिवर के जरिए आगे लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो बंदा मर चुका होता है। पर अब भी वो उस बच्चे को सेफली आगे लेकर जा रहा होता है। और उसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि काफी सारी एविल ऑरा भी उसके पीछे जा रही होती है। वहीं वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद हम उस बच्चे को कुछ ओल्ड मैन के साथ देखते हैं जो कि उस बच्चे को रिवर से उठा कर लाए होते हैं। और उनसे देख वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि डाशु कॉन्टिनेंट के तो घने अंधेरे में बचना किसी का भी नामुमकिन होता है, पर फिर भी ये कैसे बच गया। तभी उनमें से एक एल्डर जो कि बोल नहीं सकते थे, वो उसके गले में मौजूद लॉकेट को देख वहाँ बैठे सारे ही लोगों को इशारे से समझाने लगते हैं कि जरूर इस लॉकेट के जरिए ही ये बच्चा अब तक जिंदा बच पाया है, क्योंकि ये लॉकेट हमारे डाशु कॉन्टिनेंट के विलेज में मौजूद स्टोन स्टैचूज के जैसा है, जो कि एविल पावर्स को हमला करने से रोकता है। वहीं हम देखते हैं कि वो बच्चा अब भी बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ये देख उनमें से एक एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें दूर फेंक दूंगा। लेकिन वो बच्चा अब भी शांत नहीं होता, इसलिए वो एल्डर गुस्से से उससे दूर फेंक देते हैं। पर एक दूसरे एल्डर उससे गिरने से बचा लेते हैं और वो बच्चा अब भी रो रहा होता है। ये देख एक एल्डर कहते हैं कि हम सब लूजर्स हैं जो कि यहाँ फोर्सफुली रह रहे हैं और यहाँ पर हमारा खुद को सपोर्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल है, तो आखिर हम इस बच्चे को यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा कैसे करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे गिफ्ट के तौर पर किसी और को दे देना चाहिए। ये सुनकर एक दूसरा एल्डर उनसे कहते हैं कि क्यों ना ये जब तक शांत ना हो हम इसे म्यूट कर दे। और ये कहते हुए वो उसे म्यूट करती उससे पहले ही वहाँ पर ग्रैंडपा शी आ जाती है, जो कि उन्हें ऐसा नहीं करने देती और उस बच्चे को लेकर उनसे कहती है कि मेरे पास काउ न्यू है जिसके जरिए मैं इसे दूध पिला सकती हूँ, इसलिए इसे पालने के लिए मुझे तुम लोगों की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बच्चा भी हंसने लगता है और ये कहने के बाद ग्रैंड माँ उसे विलेज चीफ के पास लेकर जाती है और पूछती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ये सुनकर विलेज चीफ हंसते हुए कहते हैं कि हमारे डिसेबल विलेज में फाइनली एक हेल्दी पर्सन आ गया है, इसलिए मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा माँ कहते हैं कि अब जब विलेज चीफ भी इस बच्चे को पालना चाहते हैं तो क्यों ना हम इसे एक नाम दे दे। ये सुनकर विलेज चीफ उसका नाम शिन्मू रखता है और यही हमारी इस कहानी का हीरो शिन्मू होगा। वही हम देखते हैं कि चीफ के नाम रखने से शिन्मू काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हम शिन्मू को ग्रैंडमा सी के रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो काफी खुश होता है और खेल रहा होता है। वहीं ग्रैंडमा सी अपना काम कर रही होती है, तभी एक एविल लेडी शिन्मू पर हमला करने वाली होती है। पर इसमें मजेदार तो ये होता है कि उस एविल लेडी को देखकर शिन्मू जरा सा भी नहीं डर रहा होता, वो अब भी अपनी मस्ती में होता है। वहीं वो एविल लेडी आगे बढ़ते हुए ऑलमोस्ट शिन्मू पर हमला करने वाली होती है, लेकिन ग्रैंडमा शी अपनी पावर्स की मदद से उसके हाथ पैरों को जकड़ कर उसके मुंह को सिल देती है, इसलिए वो शिन्मू पर हमला नहीं कर पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह वो सब शिन्मू को पाल पोस कर बड़ा कर रहे होते हैं और वो सब शिन्मू से काफी प्यार भी कर रहे होते हैं। वही हमारे शिन्मू इतना छोटा होने के बावजूद पूरे विलेज में अकेले ही घूमते फिरते हुए रहता है, जिस दौरान उस पर कई सारे एविल इंसेक्ट्स और एविल एनिमल्स हमला करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाता और हमारे शिन्मू को खरोच तक नहीं आती। वो इसी तरह खेलते हुए आगे बढ़ते रहता है, साथ ही वो पानी में भी जाता है तो वो मगरमच्छ के हाथों से बचकर बाहर निकल जाता है, यहाँ तक कि वो माउंटेन से नीचे तक कूद जाता है, लेकिन फिर भी उससे एक ईगल पकड़ लेता है और उसे खरोच तक नहीं आती। ये देख तो सारे एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं उस ईगल से एक एल्डर शिन्मू को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिन्मू उन पर ही हमला कर देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। वहीं
वहीं वो ईगल शिन्मू को खाने के तौर पर अपने बच्चों के हवाले कर देता है, लेकिन शिन्मू उनके हाथों से भी बच जाता है और इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं और अब शिन्मू बड़ा हो जाता है और अब भी वो काफी एडवेंचरस होता है। इसी तरह वो आसमान में कूदते हुए डायरेक्ट जमीन पर आ गिरता है, पर फिर भी उसे खरोच तक नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ जंगलों से मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट कर रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक स्टैचू दिखता है, जिसे देख वो रुक जाता है और शायद उस स्टैचू के कारण वहाँ की एनवायरनमेंट चेंज होने लगती है। साथ ही वहाँ मौजूद छोटे छोटे पत्थर ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं। तो उसे देख शिन्मू काफी हैरान होता है और जैसे ही वो पत्थर नीचे गिरते हैं तो शिन्मू डर कर उस स्टैचू को ग्रेट करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करने के बाद वो एक स्टैचू के टॉप पर जाता है और वहाँ से एक पत्थर आसमान की ओर फेंकता है, तो वो पत्थर आसमान में तैरते हुए डायरेक्टली बादलों के अंदर घुस जाता है, जिसे देख शिन्मू काफी खुश होता है और वहीं पर लेटकर आराम करने लगता है। तभी आसमान में एक अजीब सी स्पिरिट अपीयर होने लगती है, जिसे देख शिन्मू चौंक कर अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को ग्रैंडमा के पास देखता है, जहाँ ग्रैंडमा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अंधेरा होने के बाद डायरेक्टली घर आ जाया करो, पर तुम मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करते हुए वहीं सो जाते हो। पर अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। फिर अगली सुबह हम शिन्मू को विलेज चीफ और एक एल्डर के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाते हुए रास्ते में शिन्मू विलेज चीफ से पूछता है कि आप हमेशा हमसे कहते हो कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आने को, क्या सच में अंधेरा होने के बाद यहाँ पर कुछ एविल चीजें मूव करने लगती है जो कि इंसानों तक को खा जाती है? आखिर वो है क्या? ये सुनकर विलेज चीफ उसे बताते हैं कि वो जो भी है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारी विलेज में मौजूद स्टोन स्टैचू के होते हुए वो यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर शिन्मू उनसे पूछता है कि आखिर ये स्टोन स्टैचूज है क्या। ये सुनकर विलेज चीफ उसका मुंह बंद करते हुए कहते हैं कि शिन्मू, हमारे दाशु कॉन्टिनेंट के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, इसलिए तुम जितने कम क्यूरियस होगे उतने लंबे समय तक जियोगे। ये सुनकर शिन्मू कहता है मैं समझ गया और न्यू को लेकर वहाँ से जंगलों की ओर निकल जाता है। जिसे जाता देख ग्रैंडमा परेशान होते हुए विलेज चीफ से कहती है कि इतने साल बीत गए पर अभी तक शिन्मू के पावर अवेकनिंग की कोई साइन नजर नहीं आई है। क्या शिन्मू सच में एक आम इंसान है? क्योंकि आम इंसानों की जिंदगी ज्यादा लंबे समय तक की नहीं होती और साथ ही हमारा ये दाशु कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो आखिर ये यहाँ पर अकेले आगे जाकर सरवाइव कैसे करेगा? ये सुनकर वहीं खड़े ग्रैंडपा याओ जीशियन से कहते हैं कि अगर मुझे फोर स्पिरिट की ब्लड मिल गई तो उसके जरिए मैं शिन्मू की मदद कर सकता हूँ उसके पावर्स अवेकनिंग में। ये सुनकर विलेज चीफ और ग्रैंडमा दोनों ही हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शिन्मू को न्यू के साथ जंगलों में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ वो अब भी डार्कनेस के बारे में सुनकर काफी परेशान होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। उसके बारे में सोचते हुए वो वहाँ मौजूद स्टोन स्टैचू को देखने लगता है। तभी जैसे ही अंधेरा होने लगता है न्यू वहाँ से भागने लगती है। ये देख शिन्मू भी दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है और उसे रुकने को कहता है, पर न्यू नहीं रुकती और उसे जंगलों के बीचों बीच लेकर चली जाती है, जहाँ पर शिन्मू को एक लेडी की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि उससे मदद मांग रही थी। ये सुनकर वो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगता है, पर तभी वो नोटिस करता है तो उस लेडी की आवाज न्यू के अंदर से आ रही होती है। ये देख वो उससे चौंक कर पूछता है, क्या तुम ही मुझसे बात कर रही हो? जिस पर न्यू उसके सामने आकर कहती है हाँ, और मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है, मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ, तो तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। ये सुनकर शिन्मू हैरान होता है और कहता है बचाना होगा, पर तुम्हें क्या हुआ है? जिस पर न्यू उसे अपने फोरहेड पर मौजूद एक निडल को बाहर निकालने को कहती है, जिसे देख शिन्मू कहता है, पर ये निडल तो ग्रैंडमा का लग रहा है। ये सुनकर न्यू उसके सामने रोने लगती है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए जल्दी से उस निडल को बाहर निकालने को कहती है, जिसके लिए ना चाहते हुए भी शिन्मू मान जाता है। और जैसे ही वो उस निडल को बाहर निकालता है तो न्यू के बॉडी से ब्लड रिलीज होने लगता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाती है और वो न्यू को उठाने की काफी कोशिश करता है। फिर वो नोटिस करता है तो न्यू के बॉडी से कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही होती है। ये देख शिन्मू डर कर पीछे की ओर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और शिन्मू अब भी जंगलों के बीचों बीच होता है। दूसरी तरफ योंगजियांग रिवर के चारों तरफ वो एविल ऑरा रिलीज होते हुए आगे बढ़ने लगती है। तो दूसरी ओर न्यू की बॉडी से एक एविल
लेडी बाहर आती है, जिसे देख तो शिन्मो के होश ही उड़ जाते हैं, जो कि बाहर आकर उससे कहती है कि पूरे 11 साल हो गए, मैंने काफी कोशिश की इस निडल को रिमूव करने की, पर फाइनली आज मैं इस बॉडी से आजाद हो ही गई। और ये कहते हुए वो काफी खुश हो रही होती है। दरअसल आप लोगों को याद हो तो ये वही एविल लेडी है जो कि बचपन में शिन्मो को मारने गई थी, इसलिए ग्रैंडमा ने उसके बॉडी को न्यू के बॉडी में सील करके रखा था, और अब वो न्यू की बॉडी से बाहर आकर उससे डिस्ट्रॉय करते हुए काफी खुश हो रही होती है। और फिर शिन्मो के पास जाकर कहती है, अब सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगी, जिसके बाद वापस से डिसेबल विलेज में खून की बारिश होगी। और ये कहते हुए वो लगातार शिन्मो पर अटैक करने लगती है, पर शिन्मो उससे बचते हुए पीछे की ओर जाकर कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम न्यू की बॉडी में क्या कर रही हो? ये सुनकर वो उससे बताती है कि मैं शियांगलोंग सिटी के लॉर्ड की वाइफ हूँ। और ये कहते हुए वो शिन्मो पर हमला कर देती है, पर शिन्मो उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और कहती है, और अगर उस ओल्ड लेडी ने मुझे काउ ना बनाया होता तो आज मैं कहीं और होता, और आज तुम्हें इस नफरत की कीमत चुकानी होगी। और ये कहते हुए वो शिन्मो पर हमला करने वाली होती है, तभी शिन्मो उस लेडी के पीछे एक एविल प्लांट को मूव करता देख अपनी ग्रैंडमा का नाम लेता है, तो वो डरकर पीछे की ओर देखने लगती है, तो शिन्मो उसे किक मारकर वहां से भागने लगता है, और उसके किक मारने के कारण वो एविल लेडी उस एविल प्लांट के अंदर जा घुसती है, लेकिन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो एक ही झटके में उस एविल प्लांट को डिस्ट्रॉय करके शिन्मो के सामने जा खड़ी होती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ट्रिक्स प्ले कर रहे हो। तो इस बार वाकई में उस एविल लेडी के पीछे ग्रैंडपा टूजी खड़े होते हैं, जिनका नाम शिन्मो लेता है। तो इस बार वो एविल लेडी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, और जैसे ही वो शिन्मो पर अटैक करने वाली होती है, पीछे से ग्रैंडपा टूजी उस पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण वो दूर जा गिरती है। वहीं शिन्मो ग्रैंडपा टूजी की पावर से काफी इम्प्रेस होता है और कहता है, वाओ, ग्रैंडपा टूजी तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आती है और एविल लेडी से कहती है, तुम 11 साल पहले ही मर चुकी थी, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर शिन्मो ना होता तो तुम अब तक सरवाइव कर पाती? ये सुनकर वो एविल लेडी गुस्से से उनसे कुछ कहती उससे पहले ही ग्रैंडमा उसके ऊपर अपनी डडल से अटैक कर देती है, जो कि उसके फोरहेड के आर पार हो जाता है और वो मारी जाती है। तो ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल गलत जगह पर किया है, इसलिए यही उसकी सजा है। वहीं ये सब देख शिन्मो काफी हैरान होता है और चौंक कर कहता है, क्या ये मर गई? ये सुनकर ग्रैंडपा टूजी उससे कहते हैं कि बेवकूफ, तुम्हें अब भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर उस एविल लेडी और न्यू की बॉडी को योंगजियांग रिवर के अंदर फेंकते हुए कहते हैं कि इस डाशु कॉन्टिनेंट में वीक हो या स्ट्रांग, दोनों के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, और यही इसकी खासियत है। जिसके बाद ग्रैंडमा शिन्मो से कहती है, चलो घर वापस चलते हैं, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। ये सुनकर शिन्मो चौंक कर कहता है, मेरे लिए? तो ग्रैंडमा कहती है हाँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से विलेज की ओर निकल जाते हैं, और इसी तरह रात हो जाती है, और हम देखते हैं कि उस एविल लेडी की बॉडी और न्यू की बॉडी जोंगजियांग रिवर में बह रही होती है। तभी वहाँ पर वही एविल ऑरा अपीयर होता है, जिसके कारण न्यू की बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है। वहीं उस एविल लेडी की बॉडी कंकाल में बदल जाती है, और इसी तरह वो आगे जाती है तो उसके ऊपर एक कौवा आ बैठता है। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ एल्डर्स अपीयर होते हैं, जिसमें से एक एल्डर उस जगह को देख कहते हैं कि ये पूरी जगह मॉन्स्टर से भरी हुई है। और फिर उनकी नजर जैसे ही एविल लेडी के स्केलेटन पर पड़ती है तो वो उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये स्केलेटन काफी रिचली ड्रेस्ड है, जरूर ये डाशु कॉन्टिनेंट के शियांगलोंग सिटी से होगी, क्योंकि वही डाशु कॉन्टिनेंट का सबसे रिचेस्ट सिटी है, और साथ ही ये जरूर वहाँ पर काफी जानी मानी हस्ती होगी, क्योंकि और उसके फोरहेड पर मौजूद पिन होल को देख कहते हैं कि ये डीमन क्लान के मैजिक के जरिए क्रिएट किया गया है। इसका मतलब यानकांग किंगडम से गायब हुए डीमन क्लान के लोग इसी जगह पर छुपकर रह रहे हैं। और ये कहने के बाद वो अपने लोगों से कहते हैं, चलो उन सबको पकड़कर अपना रास्ता क्लियर करें। और ये कहकर वो लोग वहाँ से डीमन क्लान के लोगों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दरअसल यहाँ पर वो लोग और किसी के नहीं बल्कि डिसेबल विलेज में रह रहे डीमन क्लान के लोगों के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। वहीं उसी रात हम विलेज चीफ को ग्रैंडपा याओशी के साथ देखते हैं, जहाँ वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें उन चारों स्पिरिट्स की ब्लड लाइन मिली। और वो चारों स्पिरिट्स ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, सुजाक और शुआनवू होते हैं। जिस पर ग्रैंडपा याओशी उन्हें बताते हैं कि भले ही हमें उन स्पिरिट्स की ब्लड नहीं मिली, लेकिन हमें उनके डिसेंडेंट ग्रीन ड्रैगन स्नेक, आयरन बोन टाइगर, थंडर
थंडरबर्ड्स और बीटल्स मिल गए हैं, और अगर हमने उसके कुछ स्पिरिचुअल ब्लड को रिफाइन कर लिया तो वो भी शिन्मो के काफी काम आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिन्मो जब वापस विलेज पहुंचता है तो उन स्पिरिट्स के डिसेंडेंट को देख डर रहा होता है, तो ग्रैंडपा शाई उसे डरने से मना करते हैं, जिसके बाद वो सब उन डिसेंडेंट्स को खत्म करके उनके ब्लड को इकट्ठा करके ग्रैंडपा लॉन्ग को देते हैं, तो वो अपने पेंटिंग मेथड का यूज करने लगते हैं। ये देख शिन्मो सबसे पूछता है कि आखिर ग्रैंडपा लॉन्ग ये क्या कर रहे हैं, तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि ये लोग तुम्हारी मैजिकल पावर्स अवेकनिंग में मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा लॉन्ग के बाद ग्रैंडपा याओशी अपनी पावर्स का यूज करके उन डिसेंडेंट के ब्लड को रिफाइन करने लगते हैं, जिसे शिन्मो काफी ध्यान से देख रहा होता है। तो विलेज चीफ उससे कहते हैं, शिन्मो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे अवेकनिंग प्रोसेस का पहला लेसन होगा। और वो उसे बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 7 ग्रेट ट्रेजर्स मौजूद हैं। वो है स्पिरिचुअल फीटर्स, वू याओ, लियू हे, 7 स्टार्स, क्लोज पीपल, लाइफ एंड डेथ, और लास्टली शेंगशा। और ये सब नेचुरली बैरियर्स के जरिए क्लोज होती है, जिसके जरिए गुजरते हुए प्रैक्टिशनर्स को बैरियर्स ब्रेक थ्रू करके उन्हें खुद ओपन करना होता है, क्योंकि ये सब हिडन ट्रेजर्स के जैसे होते हैं। जिस पर शिन्मो से कहता है, विलेज चीफ इसका मतलब आप सब इन स्पिरिचुअल ब्लड को इसलिए रिफाइन कर रहे हो ताकि आप उन डिवाइन ट्रेजर्स को ओपन करने में मेरी मदद कर सको। तो विलेज चीफ कहते हैं, हाँ सही कहा, लेकिन जब तक तुम उन बैरियर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तब तक तुम उन डिवाइन ट्रेजर्स जैसे स्पिरिचुअल फीटर्स को अवेक नहीं कर सकते और ना ही कल्टीवेट कर सकते हो। ये सुनकर ग्रैंडपा लॉन्ग उसे बताते हैं कि कुछ लोग काफी लकी होते हैं, जिससे उनके जन्म होते ही वो बैरियर टूट जाती है और स्पिरिचुअल फीटर्स अवेक हो जाता है। जैसे हम 9 लोग जिनके टैलेंट आम लोगों के मुकाबले काफी हाई लेवल की होती है और उनका जन्म ही एज अ कल्टीवेटर होता है, और इसे ही स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। ये सुनकर शिन्मो काफी एक्साइटेडली उनसे अपने बारे में पूछता है। तो ग्रैंडपा माउस से कहते हैं, तुम्हें अपने स्पिरिचुअल फीटर्स को अवेक करने के लिए इन स्पिरिट्स के ब्लड को यूज करना होगा। जिसके बाद वो लोग शिन्मो को उन स्पिरिचुअल स्पिरिट की डिसेंडेंट की स्पिरिट बॉडी दिखाते हैं, जिसे देख शिन्मो काफी खुश होकर कहता है, अच्छा तो यही स्पिरिचुअल फीटर्स की खासियत है। ये सुनकर ग्रैंडपा टूजी उसे अलग जाकर बताते हैं कि ओल्ड लेडी शी के पास व्हाइट टाइगर की स्पिरिट बॉडी है। ये सुनकर ग्रैंडमा उन पर अपने व्हाइट टाइगर के जरिए अटैक करते हुए कहती है, मुझे ओल्ड लेडी कहना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा याओशी उन स्पिरिट्स के ब्लड को रिफाइन करके अलग अलग कप में रखते हुए शिन्मो को बताते हैं कि इन चारों स्पिरिट बीस्ट की अपनी अपनी खासियत है, और अगर इनमें से एक को भी तुमने हासिल कर लिया तो उसके बाद आसानी से तुम्हारी स्पिरिचुअल फीटर्स अवेक हो जाएगी। जिसके बाद ग्रैंडमा शिन्मो को एक स्पिरिट के ब्लड को ड्रिंक करने को कहती है, लेकिन उसे पीते ही शिन्मो को शॉक लगने लगता है। ये देख ग्रैंडमा कहती है, क्या ये शिनलॉन्ग स्पिरिट बॉडी है? पर उस ब्लड से शिन्मो को बस शॉक ही लग रहे होते हैं। ये देख एक एक करके वो लोग उसे सारे स्पिरिट ब्लड को पिलाते हैं, लेकिन फिर भी उसका शिन्मो पर कोई असर नहीं होता। बस कुछ से उससे शॉक लगता है तो कुछ स्पिरिट ब्लड से उसका मुंह जलने लगता है, और आखिरी वाली स्पिरिट ब्लड को पीने से उसे स्टमक पेन होने लगता है। पर उनमें से किसी भी स्पिरिट ब्लड से उसकी स्पिरिचुअल फीटर्स अवेक नहीं होती। ये देख ग्रैंडपा टूफू चौंक कर कहते हैं, इसका मतलब ये बस एक आम मॉर्टल है। ये सुनकर ग्रैंडमा रोते हुए कहती है, हम सब बूढ़े हो चुके हैं और हमारे मरने के बाद तो ये डाशु कॉन्टिनेंट में एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पर ग्रैंडपा माँ कहते हैं, मुझे लगता है हमें शिन्मो को विलेज से बाहर सिटी में भेज देना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा टूफू उनसे गुस्से से कहते हैं, पर ऐसा करने से हमारे बारे में हमारे दुश्मनों को पता चल जाएगा तो हम सब मारे जाएंगे और हमारे कारण शिन्मो भी मारा जाएगा। ये सुनकर ग्रैंडपा माँ भी उनसे गुस्से से कहते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए तुम्हें बताओ। और इसी तरह वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये देख शिन्मो उनसे कहता है, ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा टूफू आप दोनों ही बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं आप लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये सुनकर बाकी एल्डर्स उन्हें अलग करने लगते हैं। तभी विलेज चीफ कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। ये सुनकर सब हैरान होते हैं। तो विलेज चीफ उन्हें बताते हैं, शिन्मो काफी लकी है क्योंकि ये एक अनपैरेलल हेगेमोनिक बॉडी है जो कि चारों ही स्पिरिचुअल बीस्ट की स्ट्रेंथ को कंबाइन कर सकता है। यहाँ पर हेगेमोनिक बॉडी का मतलब होता है वैसी बॉडी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और वो कई सारे स्पिरिचुअल स्पिरिट
के स्ट्रेंथ को कंबाइन करके उसे अचीव कर सकती हो। ये सुनकर सब काफी खुश होते हैं। तो विलेज चीफ उनसे कहते हैं एक हेगेमोनिक बॉडी के स्पिरिचुअल फीटस को आम स्पिरिचुअल ब्लड से अवेक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें उन चारों स्पिरिट्स के ट्रू ब्लड को इकट्ठा करना होगा। बाकी तुम सब उन चारों स्पिरिट्स के ब्लड डिसेंडेंट्स को कैप्चर करना कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर हमने उसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो नेचुरली हेगेमोनिक बॉडी की स्पिरिचुअल फीटस अवेक हो जाएगी। ये सुनकर सब काफी खुश होते हैं। तो ग्रैंडमा सबको अब से शिन्मू की प्रैक्टिस पर काफी ध्यान देने को कहती है। ये सुनकर ग्रैंडपा याओशी के अलावा सब काफी खुश होते हैं। फिर उसी रात हम ग्रैंडपा याओशी और विलेज चीफ को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ ग्रैंडपा याओशी विलेज चीफ से कहते हैं वो कभी स्पिरिचुअल बॉडी को हासिल नहीं कर पाएगा और हम अब बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारे मरने के बाद एक शिन्मू ही अकेला यहाँ बच जाएगा। इसलिए हम हमेशा इस बात को हाइड करके नहीं रख सकते कि शिन्मू के पास कोई भी विटेबिलिटी एट्रीब्यूट नहीं है। इसका मतलब ये लोग यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि अभी अभी विलेज चीफ ने शिन्मू के बॉडी के बारे में सबको जो बताया कि उसकी बॉडी हेगेमोनिक बॉडी है, वो झूठ था। दरअसल वो सबका हौसला बढ़ा रहे थे ताकि सब हार ना माने और मोटिवेट रहकर शिन्मू को प्रैक्टिस कराएं। वहीं उनकी बातें सुनकर विलेज चीफ कहते हैं इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि शिन्मू इस बात पर यकीन करे कि वो एक यूनिक मॉर्टल है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या एक ऑर्डिनरी मॉर्टल बस अनपैरेलल बिलीफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है और ऐसा काम कर सकता है जो हम भी ना कर सके, और हो सकता है वो फ्यूचर में उस रास्ते को ढूंढ ले जहाँ उसकी मॉर्टल बॉडी हेगेमोनिक बॉडी होगी। ये सुनकर एल्डर याओशी चौंक जाते हैं। तो विलेज चीफ कहते हैं अगर तुम खुद पर यकीन रखो तो मॉर्टल बॉडी भी हेगेमोनिक बॉडी बन सकती है। और उस दिन के बाद से सब शिन्मू को प्रैक्टिस कराने लगते हैं, जिसमें ग्रैंडपा याओशी अलग अलग तरह के पोशन बनाकर शिन्मू को पीने के लिए देते हैं, जिसे ना चाहते हुए भी शिन्मू को पीना पड़ रहा होता है, जिसे पीकर तो शिन्मू की बॉडी ही फूल जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है। ये देख ग्रैंडपा याओशी उस पर अपने निडल का यूज करते हैं, जिससे उसकी बॉडी नॉर्मल होने लगती है और वो चारों तरफ बलून्स के जैसा घूमने लगता है, जिसके कारण शिन्मू को काफी चोटें भी लग रही होती है। ये देख ग्रैंडपा याओशी उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ ग्रैंडपा टोफू आकर कहते हैं एक दिन में इतने सारे स्पिरिट ब्लड को पीने से शिन्मू मर भी सकता है, और ये कहकर वो उसे अपने साथ स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस के लिए खींचते हुए लेकर चले जाते हैं, जिनके बारे में शिन्मू बताते हुए कहता है कि ये सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन ग्रैंडपा टोफू है जिन्होंने आज तक मुझे हर्ट नहीं किया, और ये सब बताते हुए वो वार्म अप कर रहा होता है। ये देख ग्रैंडपा टोफू उसे अटैक करने को कहते हैं। ये सुनकर शिन्मू उन पर हमला करता है, जिसके बाद उनमें काफी जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें ग्रैंडपा टोफू काफी तेजी से शिन्मू पर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे बचना शिन्मू के लिए डिफिकल्ट हो रहा होता है, पर फिर भी वो जैसे तैसे उनके अटैच को डॉज कर लेता है, जिस दौरान उसके बाल तक जलने लगते हैं। ये देख ग्रैंडपा टोफू पागलों की तरह हंसते हुए अपने फायर नाइफ के बारे में बताते हुए शिन्मू पर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं भले ही मैंने अपना पैर खो दिया है, पर मेरी पावर्स अब भी उतनी ही है जितने पहले थी, और एक दिन मैं अपने दुश्मनों को खत्म करके ही रहूंगा। और उनके स्वॉर्डमैनशिप की अल्टीमेट मैजिकल पावर से आसमान में भी चारों तरफ धुआं फैल जाता है। वहीं दूसरी ओर से ये सब शिन्मू देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ग्रैंडपा माँ आकर कहते हैं ये टोफू फिर से पागल हो गया, और फिर वो शिन्मू को बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते हैं, जिनके बारे में बताते हुए शिन्मू कहता है कि ग्रैंडपा माँ एक ओल्ड कॉफिन मेकर है, पर मुझे पता है ये बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ये काफी खतरनाक हो जाते हैं और कोई दया नहीं दिखाते। और ये कहकर वो ग्रैंडपा माँ की डरावने लुक को देख डर जाता है। तभी ग्रैंडपा माँ लगातार उससे कुछ पंचेस मारते हैं, जिसके कारण शिन्मू एक ओल्ड कॉफिन के अंदर जा गिरता है। तभी ग्रैंडपा माँ उससे कहते हैं टोफू की नाइफ स्किल फ्लेम्स मैजिक को कंटेन करती है, लेकिन मेरी बॉक्सिंग स्किल्स थंडर मैजिक को कंटेन करती है। और ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़
बढ़ते हैं, शिन्मू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बॉक्सिंग स्किल्स की थंडर एनर्जी से वो ऊपर की ओर चला जाता है और सोचते हुए कहता है, पास्ट में ग्रैंडपा बस मुझे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप और बॉक्सिंग स्किल्स सिखाते थे, पर जब से इन्हें मेरी हेगेमोनिक बॉडी के बारे में पता चला है, इन्होंने अपनी स्किल्स को और मैजिकल पावर्स को काफी ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। क्या हेगेमोनिक बॉडी की कल्टीवेशन ऐसी होती है? और ये सोचते हुए वो वापस से ग्रैंडपा माँ के हाथों पर जा गिरता है। तो वो उससे कहते हैं, तुम एक हाथ से भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर सकती हो, क्योंकि एक हाथ को भी तुम हजारों हाथों के बराबर बना सकती हो। और उनके ऐसा कहते ही उनके पीछे कई सारे स्पिरिट हैंड अपीयर होते हैं, जिन्हें देख शिन्मू हैरान होता है। तो ग्रैंडपा माँ उससे अटैक करने को कहते हैं, पर वो उन पर अटैक करता उससे पहले ही वो उसे एक पंच मारते हैं, जिससे शिन्मू डॉज नहीं कर पाता। और इसी तरह वो लगातार उसे पंचेस मारते हुए बॉक्सिंग स्किल और उनके मेथड्स के बारे में उससे बताते हैं, जिससे शिन्मू दूर जा गिरता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा टूजी आते हैं, जो उसकी हालत को देख हंसने लगते हैं और कहते हैं, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो क्या हुआ, तुम यहाँ से भाग तो सकते हो, क्योंकि जिंदगी में स्पीड भी काफी मैटर करती है। ये सुनकर शिन्मू चौंक जाता है और ग्रैंडपा टूजी काफी तेजी से स्पीड प्रैक्टिस के लिए उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। जहाँ जाते हुए शिन्मू बताता है कि ये जो हमेशा स्माइल करते हैं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ग्रैंडपा टूजी है। पहले मैं सोचता था कि ये हमेशा इसलिए हंसते हैं क्योंकि ये हमेशा खुश रहते हैं, पर क्या कभी आपने इन्हें स्माइल करते हुए किसी को मारते देखा था? नहीं ना, इसलिए ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि इनकी स्माइल रियल है या फेक। और फिर वो उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है? तो वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मेरी पावर्स मेरे पैर है, जो कि मेरे स्ट्रेंथ की जड़ है। और फिर वो शिन्मू को दूर फेंक कर तेज भागने की कोशिश करने को कहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तेज भागने से हम किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं, दीवार पर चढ़ सकते हैं, पानी के ऊपर भाग भी सकते हैं और आखिर में आसमान में उड़ भी सकते हैं। और इसी तरह वो स्पीड के बारे में शिन्मू को सब कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कैचअप करने में शिन्मू की हालत खराब हो जाती है और वो उन्हें देख सोचते हुए कहता है, ग्रैंडपा टूजी के लेग्स बहुत तेज है, पर पता नहीं किसने उनके एक पैर को काट दिया। ग्रैंडपा माँ के पंचेस बहुत पावरफुल है, लेकिन पता नहीं उनका राइट हैंड किसने काट दिया। और ग्रैंडपा टूफू की नाइफ स्किल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पता नहीं उनकी आधी बॉडी को किसने काट दिया। क्या ये सब उनके दुश्मनों का काम है? और ये सब सोचकर वो खुद को मोटिवेट करता है और कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा, भले ही मैं कभी उनके जैसा स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। और ये कहकर वो ग्रैंडपा टूजी के पीछे जा ही रहा होता है कि तभी विलेज चीफ उसे आवाज देते हैं और कहते हैं, इतना स्ट्रेस मत लो, अब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है, तो चलो सबसे पहले तुम्हारी एनर्जी को रिस्टोर करते हैं। और ये कहकर वो शिन्मू को अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ उनके बारे में बताते हुए शिन्मू कहता है, ये हमारे डिसेबल विलेज के चीफ हैं और सबसे नॉलेजेबल भी, और ये जो भी कहते हैं वो सब सच होता है। और ये कहकर वो अपनी डाओइन स्किल की प्रैक्टिस करने लगता है, जो कि एक गाइडिंग स्किल होती है, जिसे देख विलेज चीफ कहते हैं, तुम इस गाइडिंग स्किल की प्रैक्टिस बचपन से करते आ रहे हो और ये टेक्निक स्पेशली बॉडी के विटालिटी को मूव करने में मदद करती है। और इसे हेगेमोनिक बॉडी के 3 पील्स के नाम से भी जाना जाता है। जिस पर शिन्मू कहता है, ये सुनने में तो काफी मजेदार लग रहा है। जिस पर विलेज चीफ उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, एक बार तुम्हारी स्पिरिचुअल फीटस अवेक हो गई तो तुम हेगेमोनिक बॉडी के पावर्स और 3 स्किल्स की मदद से एक इटर्नल स्ट्रॉन्ग मैन बन जाओगे। ये सुनकर शिन्मू काफी खुश होता है और वापस से गाइडिंग स्किल की प्रैक्टिस करते हुए कहता है, यहाँ पर वैसे लोग भी मौजूद हैं जो कि मुझे प्रैक्टिस करना सिखाते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ ग्रैंडपा चैनमो और हमारे विलेज के फेमस पेंटर ग्रैंडपा लॉन्ग और सबसे हैंडसम फिजियोगनमिस्ट ग्रैंडपा शाई है। दरअसल फिजियोगनमिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर उसके कैरेक्टर के बारे में बता सकता है। और ये सब बताकर शिन्मू कहता है, ग्रैंडपा इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए मुझे हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं पीछे ना रह जाऊं। और ये कहकर वो वापस से मेडिसिन टेस्ट करता है और सारे एल्डर्स के साथ उनकी स्किल्स की प्रैक्टिस करता है, जैसे ग्रैंडपा शाई के साथ आंखें बंद करके प्रैक्टिस करता है। और इसी तरह वो अपने रूटीन को काफी खुशी खुशी फॉलो कर रहा होता है। तभी ग्रैंडपा याओशी उससे
गाइडिंग स्किल्स मतलब कॉमन गाइडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करता देख विलेज चीफ से कहते हैं कि ये इस टेक्निक की प्रैक्टिस काफ़ी लंबे समय से कर रहा है जो आपने इसे सिखाया है, जिस पर विलेज चीफ कहते हैं कि इसकी विटैलिटी की कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए अभी ये बस सिंपल और बेसिक टेक्निक्स को ही प्रैक्टिस कर सकता है। जिस पर ग्रैंडपा याओशी कहते हैं पर इसके जरिए शिन्मू के लिए कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। तो विलेज चीफ कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन शिन्मू गाइडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस बचपन से करता आ रहा है, साथ ही ये रोज शिलिंग शू मेडिसिन लेता है, इसलिए अब इसकी विटैलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई होगी। जिस पर ग्रैंडपा याओशी कहते हैं लेकिन इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए ये चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना बन जाए अपने पावर्स को कल्टीवेट नहीं कर सकता। जिस पर विलेज चीफ उन्हें बताते हैं कि शिन्मू के पास ऑलमोस्ट तुम्हारे स्पिरिचुअल फीटेस की 50% सक्सेस पावर्स मौजूद हैं। ये सुनकर तो ग्रैंडपा याओशी के होश ही उड़ जाते हैं और वो घूमते हुए काफी सोचने के बाद विलेज चीफ से कहते हैं आपको क्या लगता है ये फ्यूचर में कितना आगे तक कल्टीवेट कर सकता है। जिस पर विलेज चीफ शिन्मू को देखते हुए कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद शिन्मू पहला इंसान होगा जो गाइडिंग स्किल्स को पुश करके हाई लेवल तक लेकर जाएगा। और उनके ऐसा कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम इसके आगे के एपिसोड्स को कंटिन्यू करें या नहीं। और अगर इस वीडियो पर हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिले तो हम इसके अगले एपिसोड को भी जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।